हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, वापस आपसे का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप लोग के काफ़ी डिमांड के लेकर के आज हम लोग लेकर के उपस्थित के सामने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो आपका मैथ का क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैथ का आंसर की हम लोग लेने वाले हैं। इस वीडियो में करवाने वाले हैं 100% आपका राइट आंसर की होने वाला है। और हम आपको बतला दे रहे हैं ये जो आंसर की है ये आपका सेकेंड सीटिंग का है। आप कमेंट करिएगा तो फर्स्ट सीटिंग का भी हम जल्द ही ला देंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आप मिलाते चलिएगा। इस हम जो भी आंसर को बतलाएंगे हर आंसर को एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा आप लोग को, तो आप लोग मिलाते चलिएगा आंसर को कितना आपका सही हुआ है और इसी के आधार पर आप अपना नंबर डिसाइड कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के मन में यह होगा कि हमने तो अपना एग्ज़ाम दे ही दिया है, तब क्या ज़रूरी है नंबर देखने का। तो आपके आसपास के बहुत ही रिलेशन में या आपके दोस्त लोग बहुत लोग आपसे पूछते होंगे कितना आ जाएगा नंबर, तो एक अनुमान आपको इससे मिल सकता है। इसलिए आपको आंसर की मिलाना आपका मन करे तो मिला सकते हैं और नहीं मन करे तो नहीं भी मिला सकते हैं। परंतु आज की इस वाले वीडियो में हम आपका बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ का सेकेंड सिटिंग का आंसर की मिलाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव भी इसी में करवाएंगे हम लोग, प्लस सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में यदि आप लोग को सम्मिलित होना है तो सारे विषयों का बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाई करवाया जाएगा। तो हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यह है आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, जिसका आपका फ्रंट पेज कुछ इस तरह से था। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी माध्यमिक परीक्षा 2025 एनुअल एग्ज़ाम का था ये। और विषय आप देख सकते हैं मैथ का है और यह आपका अनिवार्य सब्जेक्ट है। हम आपको पहले बतला देते हैं यह जो सेट कोड जी है, सभी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि बिहार बोर्ड द्वारा कुल 10 तरह का पेपर जारी किया जाता है, जिसमें से क्वेश्चन सब वही रहेगा, केवल नंबरिंग चेंज रहता है। जैसे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपका, वही सेट कोड किसी अन्य सेट कोड होगा। जैसे आपका सेट कोड होगा ए, तो यही क्वेश्चन नंबर 1 की जगह पे आप लोग को डायरेक्ट 30 या 40 में दे देगा। मतलब क्वेश्चन सब वही रहेगा, केवल आपका नंबरिंग चेंज रहेगा। तो क्वेश्चन आपको मिलाना है, नंबरिंग अपने अनुसार से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो उससे आपको डरने वाली बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं सेम है। तो ये यहाँ पे सेट कोड आप देख सकते हैं, यह सेट कोड जी है और यह सेकंड सीटिंग का पेपर है, हम पहले ही बतला दिए हैं। फर्स्ट सीटिंग का हम जल्द ही लेकर के आने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कुल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला रहता है। पूर्णांक 100 अंक का है। 3 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम है, जिसमें 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाता है। बाकी निर्देश तो आप पढ़े ही होंगे आपके एग्ज़ाम में या क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आपका सब हम लोग शुरू में करने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न। खंड अ में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसी को हम लोग कहते हैं एक नंबरिया प्रश्न। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। देखिए हम आपको बतला देते हैं बिहार बोर्ड द्वारा 2021 से जो पेपर सेट किया जाता है जा रहा है उससे, और 2021 के 2025 इसके बीच में जो भी 4 साल एग्ज़ाम हुआ है, उन 4 सालों में सबसे आसान पेपर 2025 का रहा है। बहुत ही ज़्यादा मैथ का हम केवल बात कर रहे हैं तो मैथ का पेपर बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा आसान था, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आप लोग का, बहुत सिंपल है। सीधा आप लोग को फार्मूला पूछा गया है tan 90 माइनस एक्स। यहाँ एक्स की जगह पे आप लोग को मालूम होना चाहिए थीटा भी हो सकता है, 90 डिग्री 45 डिग्री कोई कोण का माप हो सकता है, या ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी tan के साथ संबंध किसका होता है, तो कॉट का संबंध होता है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है कि अल्फ़ा बराबर 60 डिग्री, बीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। तो सिंपल आप लोग को बैठा देना है मान। साइन अल्फ़ा का मान कितना दिया है आप लोग का, तो 60 डिग्री दिया है। 60 माइनस बीटा का मान आप लोग का कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। 30 डिग्री कर लिए तो साइन 60 में से 30 गया तो 30 आया। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले पेज की और अगला आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताएं। तो देखिए tan थीटा का जो मान होता है, tan 45 डिग्री का जो मान होता है वही
कॉट 45 डिग्री का मान होता है। tan 45 डिग्री के मान की बात करें तो यह होता है 1 और कॉट 45 डिग्री का मान भी होता है 1। तो 1 + 1 = 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है कि यदि a बराबर 60 डिग्री है तो 2 tan a बटे 1 - tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। तो सिंपल आप लोग को मान रख देना है। यहाँ पे 2 tan a का मान 60 डिग्री दिया है, तो 2 × tan 60 डिग्री का मान, चूँकि a का मान 60 डिग्री है इसलिए tan 60 डिग्री का मान आपका होता है √3। बट्टा में बात करें हम 1 - tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो यह गुना होगा तो 2√3 हो जाएगा ऊपर वाला, और 1 - √3 का गुना स्क्वायर करेंगे हम लोग तो यह केवल और केवल 3 निकलेगा। अब 2√3 और बट्टा में आप लोग का बचेगा 2, यह 2 से 2 कट गया, आप लोग का बचा केवल √3, जो कि आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी में है -√3 सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है कि tan थीटा बराबर 12/5 है तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग को मालूम होना चाहिए कि tan बराबर होता है आप लोग का लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब का मान दिया है, लंब बराबर दिया है 12 और आधार बराबर दिया है 5। तो आप जब कर्ण निकालिएगा तो यह आएगा आपका 13। अब कैसे आएगा तो वह भी देख लीजिए। 12 का स्क्वायर होगा आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय से, और 5 का स्क्वायर होगा। 12 का स्क्वायर होगा 144 और प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25। तो इसको अंडर रूट में हम लोग करेंगे, थोड़ा मिटा लेते हैं। तो अंडर रूट में 144 + 25 करिएगा तो यह आप लोग का आ जाएगा 169, और 169 13 का वर्गमूल है। 13 का वर्गमूल है, अर्थात आप लोग का कर्ण का मान आ गया 13, के बराबर आ गया 13, और लंब का मान दिया है 12, आधार का मान दिया है 5। ठीक, नहीं हाँ, लंब का मान आधार का मान दिया है। अब कॉस का मान की बात करें, कॉस का मान होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान है 5 बटे कर्ण का मान है 13। ऑप्शन नंबर आप बी देखिएगा तो 5/13 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का पूछा जा रहा है cos 49 डिग्री बटे sin 41 डिग्री गुने tan 70 डिग्री बटे cot 20 डिग्री। अब सिंपल आप लोग को यहाँ देखना है कि यह दोनों आपस में पूरक हैं और यह दोनों पूरक हैं, तो इसका मान 1 आएगा। अब बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा तो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके बतला देते हैं। देखिए, यह तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि cos 90 - थीटा बराबर होता है sin थीटा, यह सबको को मालूम है। तो देखिए cos को हम लोग sin के पद में व्यक्त करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को लिखना होगा sin 90 - थीटा का मान दिया आपका 49 डिग्री, 49 डिग्री, और बट्टे sin 41 डिग्री नीचे दिए ही हुए 41 डिग्री। तो sin 90 - थीटा बराबर होता है आप लोग का sin cos थीटा बराबर होता है sin 90 - थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका sin 41 डिग्री और बट्टे में sin 41 डिग्री। तो sin 41 से 41 कट गया, 1 आएगा, और इसी प्रकार से इसको भी आप हल करिएगा तो 1 आएगा। तो 1 × 1 आपका 1 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है कि tan 35 डिग्री गुने tan 55 डिग्री बराबर sin a है, तो a का मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग को करने के लिए इस tan को cot में आप लोग को बदलना है। अब वो कैसे होगा, तो देखिए tan को हम लोग tan 35 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 - 35 डिग्री, tan 90 - 35 डिग्री, और गुना में आप लोग का tan 55 दिया ही हुआ है, tan 55 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए tan 90 - थीटा का मान होता है आप लोग का cot थीटा, यानी cot थीटा हो जाएगा cot 55 डिग्री और गुने tan 55 डिग्री, और cot 55 गुने tan 55 = 1 हो जाएगा आप लोग का, अर्थात sin a बराबर हो जाएगा 1। अब साइन का मान 1 दिया गया है, और यह कैस कब होता है, जब साइन का मान 90 डिग्री होता है तभी जाके 1 इसका वैल्यू निकलता है। आप लोग जब आप पॉइंट चार्ट याद रखिएगा तब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, अर्थात यहाँ पे आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में 90 डिग्री दिया हुआ है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है कि यदि साइन थीटा बराबर पी तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप लोग का हर नहीं दिया जाता है, लेकिन हर में एक छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हर में एक छुपा हुआ है, अर्थात लंब का मान हो गया आप लोग का पी, कर्ण का मान हो गया 1, तो आधार का मान हम लोग निकालेंगे तो अंडर रूट में जाएगा 1 - पी स्क्वायर, क्योंकि लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस आधार का मान p है तो p स्क्वायर। अब सेक डिग्री का मान पूछ रहा है,
तो सेक डिग्री का मान होता है आपका कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान दिया है 1 और बटे आधार का मान तो हम लोग अभी निकलवे किए थे, 1 बटा अंडर रूट में माइनस पी स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी देखिएगा आप तो 1 बटा अंडर रूट में माइनस पी स्क्वायर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम आगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 9वां नंबर प्रश्न की 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप लोग को मालूम होना चाहिए कॉसिक स्क्वायर होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। और गुने में आप लोग को दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह आप लोग का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आप लोग का साइन स्क्वायर थीटा का। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका 1। अब देखिएगा यहाँ पे तो 1 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, अर्थात नन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न है आप लोग का कि बिंदु 7 साइन 30 डिग्री 0 तथा 0,7 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें सिंपल आप लोग को दूरी सूत्र लगाना है। चलिए लगाते हैं। तो दूरी सूत्र में आप लोग को x1 x2 और y1 y2 मानना रहता है। तो यहाँ पे यह हो जाएगा आप लोग का x1 इसको मान लेते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। चलिए अब फार्मूला हम लोग लगाते हैं डायरेक्ट। तो फार्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो x2 आप लोग देखिएगा तो यहाँ 0 है, तो 0 माइनस 7 साइन 30 डिग्री का स्क्वायर करना है यहाँ पे आप लोग को। और उसी प्रकार से आगे देखिएगा y2 का मान दिया गया है, y2 का मान है 7 साइन 30 डिग्री और माइनस करना हम लोग को 0 से। ठीक, तो 0 रहे या ना रहे उससे मतलब है नहीं, आप लोग को डायरेक्ट इन दोनों का वर्ग करना है। तो 7 अंडर रूट में ये रहेगा, अंडर रूट में 7 7 49 हो जाएगा, तो 49 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। और इसी तरह उस साइड भी यही चीज़ होगा, 49 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आप तो 49 कॉमन निकल जाएगा दोनों में, तो 49 हम लोग ले लेंगे कॉमन मतलब कि दोनों में जो चीज़ होता है वह कॉमन निकल जाता है। और बीच फिर रहा आप लोग का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक ठीक है, और यह भी चीज़ आप लोग का अंडर रूट में है, थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पास है अंडर रूट में 49 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यह जो 49 है यह तो 7 का वर्गमूल है, तो यह तो बाहर निकल जाएगा आप लोग का, 7 निकल गया। और ये जो साइन का स्क्वायर में है साइन, यह स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ का बचेगा साइन 30 डिग्री। ठीक, अब साइन 30 डिग्री का मान तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, 7 इंटू हो जाएगा आप लोग का 1/2। अब चूँकि रूट था इसमें तो 1/√2 हो जाएगा। अब 7 गुनी 1/√2 हो जाएगा 7/√2। अब ऑप्शन नंबर सी देखिएगा आपका, तो 7/√2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि त्रिभुज एक्स ओ वाई के शीर्ष दिए गए हैं आप लोगों को 3 बिंदु के, इसका क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग को त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है, जिसमें x1 का मान यह दिया गया है, x1 x2 x3 तीनों का मान दिया है, y1 y2 y3 का मान दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आप लोग का 1/2 गुने x1 गुने y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर उसके बाद प्लस में रहता है आप लोग का x3 y1 माइनस y2। ठीक, यह फार्मूला आप लोग का होता है, इसी फार्मूला पे हम लोग को लगाना है। चलिए लगाते हैं, इसका हम बैठाएंगे 1/2, x1 का मान दिया है 0। अब चूंकि ये 0 गुना में है तो सभी का मान 0 हो जाएगा, तो हमको बैठाने की आवश्यकता है नहीं। दूसरा में भी वही चीज़ है, तो यह भी 0 हो जाएगा। तीसरा में x3 का मान दिया है 3, 23 31 12, यहाँ पे देखेंगे तो 4 माइनस 0 ओके। अब 1/2 और यहाँ पे 4 तिहाई 12 गुने 12, तो यह कटेगा तो बचेगा 6। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग का दिया है 6 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है tan 40 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 50 डिग्री और tan 70 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखिए जब ऐसा प्रश्न दिखेगा तो डायरेक्ट आप एक मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, परंतु थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करके समझा देते हैं हम कैसे होगा ये। तो आपको कॉट के पदों में 2 ठो को व्यक्त करना है और 2 को उसी तरह से छोड़ देना है। तो हम इसको और इसको कॉट के पद में व्यक्त करेंगे, तो यह आपका हो जाएगा tan 40 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉट 50 डिग्री हो जाएगा आपका। और यह जो tan 20 डिग्री है यह हो जाएगा कॉट
कॉट 70 डिग्री। अब tan 50 और कॉट 50 1 हो जाएगा, गुने tan 70 और कॉट 70 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें आप लोगों को सिंपल पता होना चाहिए कि केवल वर्गमूल लगा देना चाहिए, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और रेशियो 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, तो 7:9। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न में भी आप लोग को वही करना है। 14 नंबर में वर्गमूल लगा देना है, तो 121 का 11 हो जाएगा और 159 का 13 हो जाएगा। 11:13 ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है 15 नंबर प्रश्न कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 7:11 हैं, तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या ज्ञात करना है। तो इसमें आप लोग को वर्ग लगा देना है दोनों का, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, अनुपात 11 का वर्ग हो जाएगा 121। ऑप्शन नंबर आप जब सी देखिएगा तो 49:121 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। ए बी का मान 3 है, 3 डी है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आप लोग को दो त्रिभुज रचना करने के लिए कहा जा रहा है। दो त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। यह रहा दो त्रिभुज, नाम दे रहे हैं इसका ए बी सी और दिया है नाम डी ई एफ। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है ए बी बराबर है 3DE, यानी ए बी दिया गया है बराबर 3DE। कहने का तात्पर्य ये जो डी हम इसको इधर बट्टा में भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी, यानी कि ए बी का मान दिया है आप लोग का 3 और डी का मान दिया है 1। और कहा जा रहा है आप लोग को यहाँ पे कि ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल डी ई एफ का क्षेत्रफल आप लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए जब त्रिभुज समरूप होंगे तो इनका संगत भुजा आपस में क्षेत्रफलों के अनुपात में बराबर होगा, तो इसके लिए हम लोग को फटाफट से इसके समरूप त्रिभुज पर लगा देना होगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी और बट्टे एरिया हम लोग लेते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया डी ई एफ बराबर होगा यहाँ पे ए बी बट्टे डी के वर्ग के बराबर, वर्ग के अनुपात में, वर्ग यहाँ पे है। ठीक, तो ए बी सी का तो मान दिया हम लोग का 54, ए बी सी 54 हम लोग लिख दिए, बटे डी ई एफ हम लोग को ज्ञात करना है, तो डी ई एफ को डी ई एफ करके छोड़ देते हैं, बराबर ए बी का मान दिया हम लोग को, ए बी का मान 3 दिया है, 3 बटे डी ई का मान दिया है 1, इसका हम लोग को करना है वर्ग। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो डी 54 को 54 लिख छोड़ देंगे हम लोग, 54 बटे डी ई एफ को डी ई एफ छोड़ देंगे, डी ई एफ बराबर ये जो 3 का वर्ग किए ये आ जाएगा आप लोग का 9 बटे में 1, तो 9 से 54 जाएगा 6 बार में, यानी कि डी ई एफ का मान आप लोग का आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल दिया गया है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है, देखिए ऐसा प्रश्न आपको जैसे ही देखने को मिलेगा बिना सोचे समझे 90 डिग्री लगा देना है। अब आपको अभी भी संतुष्टि नहीं है तो हम दिखा देते हैं, जो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का माना गया है, तो इस प्रकार से त्रिभुज हम मानते हैं ए बी सी। अब इसमें कहा जा रहा है कि ए सी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है कि यदि कोई त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा बोले तो ए सी का वर्ग अन्य दो छोटे त्रिभुज के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात छोटे भुजा हो जाएगा ए बी और बी सी, इसका वर्गों का योग अर्थात ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर होता है, तब सम्मुख कोण समकोण होगा। समकोण बोले तो 90 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोग का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिभुज कहा जा रहा है ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी और डी ई के समरूप का है, तो इनका संगत भुजा समान अनुपात में होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर होगा बी सी बट्टे ई एफ और बराबर होगा ए सी बट्टे डी एफ। अब ए सी बट्टे डी एफ, अब देखिए इस पे कौन सा ऑप्शन लागू हो रहा है इस पे, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देखेंगे तो ए बी बट्टे डी और बराबर बी सी बट्टे ई एफ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लागू हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है 19वां नंबर प्रश्न की ओर हम बात करते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर
और त्रिभुज एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि पी क्यू बट्टे क्यू आर बट्टे वाई जेड और आर पी बट्टे एक्स जेड हैं, एवं कोण पी बराबर 60 डिग्री है, कोण क्यू बराबर 80 डिग्री है, तो कोण जेड का मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो इसमें आप लोग को दो त्रिभुज बनाने की आवश्यकता है, तो हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक पी क्यू आर और कोण और त्रिभुज एक्स वाई जेड। अब देखिए इसकी संगत भुजा समान अनुपात में है, तो यानी इसका सभी कोण बराबर हो गए। तो कोण पी का मान 60 डिग्री दिया है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया है कोण पी का मान, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे। तो यदि कोण पी का मान 60 डिग्री है तो कोण एक्स का मान भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों समरूप हैं एक दूसरे के। उसके बाद करा कोण क्यू का मान 80 डिग्री, यानी इसका मान 80 डिग्री दिया है, तो कोण वाई का मान भी 80 डिग्री होगा। तो कोण जेड का मान आप लोग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यह 60 डिग्री दिया है, यह 80 डिग्री दिया है, तो यह कितना मान होगा, तो 8 से 14 और 14 4 80, यानी कि 40 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यह क्यों होगा यह मत पूछेगा, क्योंकि इतना आप लोग को नहीं मालूम होगा तो फिर क्या ही पढ़ लें। क्योंकि देखिए हम बतला दे रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, और इन दोनों को आप लोग जोड़िएगा तो 60 और 80 140 होता है। तो 140 में 180 को घटाइएगा तो आपका आएगा 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग का है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श खींची जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे बोलता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जहाँ मन करे वहाँ से आप स्पर्श रेखा खींचिए, कोई आप पे पाबंदी नहीं रहती है। यही लेकिन यहाँ पे बात करा जा रहा है आप लोग का कि किसी बाह्य बिंदु से, मतलब कि यहाँ पे कोई बिंदु दिया गया है और इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से केवल आप 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दो गोले के आयतन का अनुपात 27:216 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए यदि गोले का आयतन का अनुपात 27:16 है, तो पहले इसकी त्रिज्या का अनुपात हम लोग को ज्ञात करना होगा। त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग घनमूल लगाना होगा, यानी 27 किसका घनमूल है, तो यह 3 का घनमूल है, और 216 6 का वह घनमूल है। ठीक, अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका हम लोग को स्क्वायर कर देना होगा, तो 3 3 6 3 9 और 6 का आपका हो जाएगा 36, यानी 9:36, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है कि दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात 2:3, ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। देखिए बेलन बात कर रहे हैं, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे लगाना है। पहला बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, अब पाई का मान तो पाई हम लोग छोड़ देंगे। पहला का आर है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा आप लोग का 4, गुने पहला का एच है 5, यानी 5। ठीक, अब बट्टे में दूसरा की बात करें हम लोग, तो दूसरा का आर है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और गुने इसका एच है 3। ठीक, अब पाई से पाई तो कटम कुटिम हो गया, मतलब कि कट गया। आगे बात करें हम लोग, तो यहाँ पे कुछ कटने लायक है नहीं, कटने लायक कुछ नहीं है, हमको डायरेक्ट गुना करना है। तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और अनुपात 9 27 हो जाएगा, 20:27। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 20:27। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है किसी बेलन का आधार की त्रिज्या आर, उसकी ऊंचाई एच है, तो बेलन का आयतन। सिंपल क्वेश्चन है, अभी जस्ट हमने बताया बेलन का आयतन होता है आप लोग का पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 176 है, उसकी त्रिज्या 7 है, तो उसकी त्रिज्या को ऊंचाई ज्ञात करना है। यह भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक, अब इसका पाई आर एल का मान दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला को बिठाएंगे। पाई का मान होता है आपका 22/7। थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा तो हाँ, तो 22 का पाई का मान हो गया 22 गुने आर का मान 7 दिया गया है, 7 रख देंगे, और एल का मान हम लोग को ज्ञात करना है। बराबर में 176 दिया गया है इसका कुल मान। अब देखिए 7 से 7 चल गया, और 22 के टेबल में 176 चल गया 8 बार में, तो एल का मान आ गया आप लोग का 8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला आगे पेज में है। अगला प्रश्न आप लोग का 25वां प्रश्न है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो उसके कोण की लंबाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि घन का विकर्ण होता है भुजा √3, और बराबर यहाँ पे आपका दिया गया है क्या, तो
6√3, 6√3, तो √3 से √3 गया तो भुजा का मान आपका हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं कि साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री का मान ज्ञात करना है। यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेन आपको करना पड़ रहा है इसलिए टाइम जा रहा है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब देखिए इसको भी हम लोग को साइन कॉस के पद में व्यक्त कर लेते हैं और इसको एक ठे साइन के पद में, मतलब एक को साइन के पद में व्यक्त कर लीजिए और एक को आप लोग कॉस के पद में व्यक्त कर लीजिए। वह कैसे करना है देखिए। देखिए इस कॉस को हम लोग साइन के पद में व्यक्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, कि हम जानते हैं कि होता है आपका फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। सिंपली यहाँ पे कॉस को जब आप साइन में बदलिएगा तो साइन साइन 33 डिग्री इंटू यहाँ पे आपका कॉस को अगर साइन में बदलिएगा तो इसका भी मान आएगा आपका साइन 33 डिग्री, ठीक। और प्लस में आप लोग का आ जाएगा साइन 57 को जब आप कॉस के पद में बदलिएगा तो यह आएगा कॉस 33 डिग्री और इंटू कॉस 33 डिग्री। अब एक ही चीज़ है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन साइन स्क्वायर 33 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग का होता है 2πr², ठीक। फॉर्मूला पे डायरेक्ट हम लोग बिठाते हैं, तो फॉर्मूला पे बिठाएगा तो 2 × का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान तो हम लोग को ज्ञात करना है, तो r² छोड़ देंगे बराबर दिया गया हम लोग को 308। 308 यहाँ पे दिया गया है, ठीक। अब देखिए ये जो 2 से 308 जाएगा कितने बार में, तो 154 बार में, ठीक। अब 22 के टेबल से 154 जाएगा 7 बार में, और ये जो 7 है इधर जाके गुना होगा, तो r² हो जाएगा आप लोग का 7 × 7। ये जो स्क्वायर है इसको भेजिएगा तो रूट में जाएगा और 1 से 7 कॉमन निकल जाएगा, यानी r का मान आप लोग का 7 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो दिया गया है। उसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो उसका आयतन हो जाएगा। डायरेक्ट जब आयतन की बात करें तो आपको क्यूब लगा देना है, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न यहाँ पे है 29 नंबर प्रश्न, कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखना है तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे 1 लिख देना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल 1 इसका आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे, तो देखिए यह जो क्वेश्चन आप 30 नंबर देख रहे हैं, यह थोड़ा दीर्घ क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। इसका आंसर आपका आता है 2 cos थीटा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करिएगा तब आपका आंसर आएगा। अभी हम बताने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि यह एक दीर्घ का क्वेश्चन है। आप कोई भी बुक अपना उठा करके देखिएगा एक्सरसाइज 8.4, तो उसमें यह क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। इसका ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है कि यदि ओ 0 0 मूल बिंदु हो तो पी के निर्देशांक 3, 4 हो तो ओपी है, मतलब कि मूल बिंदु से सीधा सीधी आपका दूरी पूछ रहा है, पी का मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र आप लोग का होता है x² + y²। यहाँ पे x का मान आप लोग का 3 दिया है, y का मान 4 दिया गया है, यानी दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 9 16 25 होगा, जिसका वर्गमूल 5 निकल के आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला नंबर प्रश्न है अगला है 32 नंबर प्रश्न। इसमें बताया जा रहा है 32 में कि y अक्ष से दूरी बिंदु 7, 12 की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि किसी का y अक्ष से दूरी पूछता है, यानी उसका x निर्देशांक पूछ रहा है, और x निर्देशांक हमेशा पहला वाला होता है, अर्थात यहाँ पे 7 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बात करें तो अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है 33 नंबर क्वेश्चन, जो कि यह भी एक दीर्घ का क्वेश्चन है आप लोग का। इसमें आप लोग को हर का परिमेयकरण करना रहता है, मतलब कि जो रूट में है इसको ऊपर नीचे गुना करना रहता है, तब जाके आपका इसका आंसर आएगा। तो इसको भी हम सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत लंबा आंसर आएगा। हम फ्री टाइम में इस सबको सॉल्व करके आपको सिलेबस में पूरा समझाएंगे।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब बढ़ते आगे। आगे आप लोग का 34 नंबर क्वेश्चन में बिंदु 7,10 की कोटि ज्ञात करना है। कोटि का मतलब आप लोग का होता है वाई निर्देशांक। वाई निर्देशांक बोले तो दूसरा नंबर पे जो 10 है ये आपका है कोटि, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 35 नंबर बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित है। तो देखिए आप लोग को थोड़ा सा हम बतला दे रहे हैं, इस तरह से आपका ग्राफ बनता है, जो कि यह प्रथम पाद होता है, यह द्वितीय पाद होता है, यह तृतीय पाद होता है और ये एक चौथा पाद होता है। ठीक, प्रथम पाद का निर्देशांक होता है आपका प्लस प्लस, दूसरा पाद का निर्देशांक होता है प्लस माइनस, तीसरा पाद का निर्देशांक होता है माइनस माइनस और चौथा पाद का निर्देशांक होता है प्लस माइनस। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यह दोनों प्लस प्लस है, यानी कि पहला पाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय पाद में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो हमने जस्ट बतलाया कि जो माइनस माइनस होता है वही तृतीय में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है आप लोग का x1 प्लस x2 बटा 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। अब यहाँ पे देखिएगा तो x1 का मान 3 है और प्लस x2 का मान है -3, ठीक, बटा 2। फिर y1 का मान देखें तो y1 का मान -3 है, -3 और प्लस y2 का मान है 3, 3 बटा 2। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ 0 बटा 2 कॉमा 0 बटा 2 आएगा। जब आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी अंक को 0 से भाग देने पर 0 ही आता है, यानी कि 0,0 इसका आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 4,6 है, ए का नियमांक 2,4 है, तो बी का नियमांक ज्ञात करें। इसमें भी आपको मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। इसमें आपको देखिएगा क्या क्या दिया है। हम बात करें तो x का मान दिया है, x बराबर 4 दिया है और y बराबर दिया है 6। ठीक, अब यहाँ पे x1 बराबर दिया है आप लोग का 2 और x2 का मान बात करें तो x2 का मान दिया है 4। आपको y1 नहीं, माफ़ करिएगा, x2 नहीं, ये y1 का मान दिया है, y1 का मान दिया है 4। अब आपको x2 का मान और y2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मध्य बिंदु का सूत्र आप लोग को मालूम होना चाहिए, हमने अभी जस्ट बतलाया था, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, यही आपका होता है मध्य बिंदु का सूत्र। इसी सूत्र से हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। तो देखिए x का मान, x बराबर मतलब x का मान दिया है 4, 4 बराबर आप लोग का x1 का मान दिया है 2, x2 प्लस x2 बटे 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, यानी x2 का मान आ गया 6। ठीक, x2 का मान आ गया 6। अब उसी प्रकार से y2 हम लोग ज्ञात करेंगे। तो y का मान दिया 6 बराबर y1 का मान दिया आप लोग का यहाँ पे 4, तो 4 रख लेंगे प्लस y2 और बटे 2, तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया तो आगे 8, यानी 6,8 आपका आंसर आएगा। अब ऑप्शन में मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा 6,8। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है 39वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न दिया है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों का निर्देशांक इतना और इतना है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। इसमें भी मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। वह कैसे लगेगा, देखिए वृत्त हम लोग एक ठे ले लेते हैं, मान के चलिए ये वृत्त है। ठीक, अब वृत्त के दो व्यास बना लेते हैं हम लोग। व्यास का मतलब जो बीच से रेखा जाता है वह, तो इसका व्यास हम लोग बना लेंगे एक ठे, यह हो गया व्यास। ठीक, अब कह रहा है कि इसके व्यास के दोनों सिरों का निर्देशांक, एक का निर्देशांक दिया 3,7 और दूसरा का निर्देशांक दिया -7,3, -7,3। अब इसका कह रहा है कि इसके केंद्र का यानी इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र हम लोग को मालूम है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 और बटे 2 और कॉमा y1 का मान दिया है 7 प्लस y2 का मान दिया है 3 बटे 2। अब 3 में से -7 गया तो यह आ गया आपका -4 बटे 2 और यह 7 3 10 बटे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2,5। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा आपका, तो -2,5 आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में आप लोग का कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखिए केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना बहुत ही आसान चीज़ है। केंद्रक के निर्देशांक में आपको केवल तीनों का x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 करना रहता है और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3 करना रहता है। या x1 का हम लोग बात करें तो यह -1 है,
प्लस x2 5 प्लस x3 8 बट्टे 3। फिर y1 का बात करें तो y1 है 0 प्लस y2 है -2 और y3 की बात करें तो यह है 2 बट्टे 3। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे सभी को तो 8 5 13 में से एक जाएगा तो यह आएगा 12 बट्टे 3 और इसमें हम लोग करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0, तो यह 4,0 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है यहाँ पे कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए शांत का मतलब आपका होना चाहिए कि जो पी बाई क्यू में आप लोग का 2 और गुने 5 के पावर के रूप में होना चाहिए, मतलब कि 2 और 5 के अलावा और किसी से और कोई संख्या बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो सबका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तब जाके इसका निकल के आएगा। तो ऑप्शन ए से हम लोग शुरू करेंगे। इसका हर का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये 1600 है, 1600 जाएगा 2 के टेबल से 800 बार में, फिर 2 के टेबल से जाएगा 400 बार में, फिर 2 के टेबल से जाएगा 200 बार में, फिर 2 के टेबल से जाएगा 100 बार में, 2 के टेबल से जाएगा 50 बार में, फिर 2 के टेबल से जाएगा 10 बार में, नहीं 5 के टेबल में जाएगा 10 बार में और 5 के टेबल से जाएगा 2 बार में। यहाँ पे आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 गुने 5 पे पावर 2। यहाँ पे बट्टा में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही जवाब है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है कि यदि P 3n रूप का हो, Q 6n + 5n तथा mn का कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो PQ का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है आप लोग का कि P 3n है और Q 6n गुणे 5n है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप लोग का, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। इसमें यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान दिया है, q का मान दिया है और r का मान दिया है तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बता दिया है और सबका मान भी दे दिया है, केवल आपको थोड़ा सा गुणा गणित करना है। तो देखिए इसमें a बराबर हम लोग को बी क्यू प्लस आर करना होगा, यानी b और q को गुना करना होगा और उसको r से जोड़ देना होगा। तो b और q को और गुना करके जब r से जोड़िएगा आपका तो 2505 आंसर आएगा। अब हम यहाँ गुना करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व किया गया है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बहुपद x² - 11x - 42 के शून्यक होंगे। तो इसके हम लोग को शून्यक निकालने के लिए पहले बीच वाले को तोड़ना रहता है। तो चलिए इसका शून्यक निकालते हैं हम लोग। x² - 20 वाले को अगर आप तोड़िएगा तो यहाँ पे 14 और 3 में यह टूट सकता है आप लोग का बीच वाला। 14 -3 में टूट सकता है। हाँ 14 - 3, 14x प्लस 3x हम लोग लिख सकते हैं, 3x - 42। यहाँ पे आप देखिएगा तो x कॉमन निकलेगा तो x - 14 और इसमें देखिएगा तो आपका 14 कॉमन निकलेगा, यानी 14 निकालेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा x - 14। तो कॉमन निकला आप लोग का 3, यहाँ 3 कॉमन है तो 3 और -3 और 14 आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी में। इसका आपको मिलाना है तो आप x की जगह पे -3 रखिएगा तब पर भी 0 आएगा और x की जगह पे 14 रखिएगा तब पर भी 0 आएगा। तब आप श्योर हो जाइएगा कि सही आपका आंसर आ रहा है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि बहुपद इतना और इतना का घात ज्ञात करना है। घात का मतलब होता है आपका कि इसका अधिकतम घात कितना हो सकता है। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट में है, यानी कि इनको गुना करना होगा पहले। तो आप देखिएगा तो इसमें पहला वाला ब्रैकेट में सबसे अधिकतम घात है 5 और दूसरा वाला ब्रैकेट में सबसे अधिकतम घात है 4। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 5 4 9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग आया प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। बहुपद है कह दिया तो देखिए आपको बतला दे रहे हैं, जब x बट्टा में हो तब बहुपद नहीं होता है, क्योंकि इसका मान x पे पावर -1 के रूप में आएगा और आपका पूर्णांक में यह हमेशा धनात्मक पूर्णांक रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो ये बट्टा में x रहेगा तो यह नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पे भी x बट्टा में है तो नहीं होगा और यहाँ पे x रूट में है तो यानी कि x का मान 0 आएगा, यह भी नहीं होगा। और इसमें देखिएगा तो यह सभी तरह से सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य -2 और 10 हैं, तो बहुपद आप लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आप लोग का x²
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, यह आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इसको फार्मूला पे इसको अल्फ़ा मान लेना है, इसको बीटा मान लेना है, बस बैठा देना है उसी पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को पहले जोड़ना हम लोग को, तो -2 से 10 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 8, फिर उसके बाद एक्स और प्लस इन दोनों को गुना करिएगा आएगा आपका -20। तो आपका निकल के आएगा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। इसमें आप ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस बी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है कि यदि बहुपद पी एक्स के 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा हो, अल्फ़ा एवं बीटा हो, तो 3ab का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा गुने बीटा यहाँ पे दिया गया है, तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान होता है, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है आपका c/a। ठीक, तो इसी पे हम लोग को यहाँ पे बैठाना है। पहले तो यहाँ 3 दिया है तो 3 को लिखेंगे गुने अल्फ़ा गुने बीटा का मान होता है c/a। इसमें c देखिएगा तो आपका -4 है और बट्टा a है आपका 3, तो 3, अब ये 3 से 3 कचड़ गया तो बचा आप लोग का -4। ऑप्शन नंबर बी में आपका -4 दिया हुआ है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है 49वां प्रश्न कि कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है आपका 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है आप लोग का 1/√2। ठीक, अब इसका एलसीएम देंगे तो √2 आएगा और ऊपर में आ जाएगा आपका 2। अभी हर का परिमेयकरण करिएगा तो √2 ऊपर जाएगा, √2 नीचे आएगा। ठीक, अब ऊपर आएगा 2√2 और बट्टे में आएगा 2, तो 2 से 2 गया, बचा आपका केवल और केवल √2, यानी ऑप्शन नंबर बी देखिएगा √2, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद के x + 3x + k का शून्यक 2 हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो इसमें बहुपद का शून्यक दिया गया है, अर्थात इसमें x का मान आप लोग को दिया गया है, तो x की जगह पे केवल आपको 2 बैठा देना है। तो चलिए x की जगह पे 2 हम लोग बैठा देते हैं। तो पहला x स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 के और प्लस यहाँ पे है 2 3 6 हो जाएगा, 6 + k। ठीक, अब देखिएगा बराबर में 0 हम लोग रख लेंगे, तो 4 1 5 होगा, 4 1 5 के बराबर में -6, तो के बराबर हो जाएगा -6/5। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देखिएगा डी है, -6/5। 50 प्रश्न हमारे पूरे हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है 51वां प्रश्न, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई हैं, तो PA बराबर 7 तो PB बराबर 7। यह बहुत सिंपल प्रश्न है। स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा समान होता है वृत्त पर, यह आपको गांठ बांध लेना है, हमेशा याद रखना है। तो PA जब 7 है तो PB भी 7 होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का कह रहा है किसी बाह्य यदि PA और PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो APB 100 डिग्री, तो POA का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक वृत्त हम लोग पहले बना लेते हैं। यह बन गया हमारा वृत्त, इस पर 2 स्पर्श रेखा हम लोग को रचना करना है। यहाँ पे हम लोग कर दिए स्पर्श रेखा, अब सबका नाम देना है। देखिए बाह्य बिंदु P दिया है, ठीक है P दे दिए, यहाँ पे O दे दिए बीच में केंद्र, अब AB इसका अथी है स्पर्श रेखा का छेदन बिंदु। अब बोल रहा है कि APB यानी ये जो कोण है आपका 100 डिग्री का कोण है। ठीक, तो POA कोण बताना है, POA इस कोण को आप लोग को बताना है। तो देखिए इसके बीच से पहले हम लोग एक रेखा गुजार देते हैं यहाँ पे से। ठीक, अब देखना है आप लोग को यहाँ पे, जब ये 100 डिग्री है, ये जब 100 डिग्री है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये 100 डिग्री होगा तो यह 80 डिग्री होगा। ठीक, यह होगा आपका 80 डिग्री और 80 डिग्री को जब आप 2 भाग में विभाजित करिएगा तो 80 भागे 2 करिएगा तो यह आएगा आपका 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग का दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का कि जीवा पर AB वृत्त के केंद्र 50 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं, तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए यह भी उसी तरह फिगर बनाना होगा इसका। इसमें हम लोग फटाफट से फिगर बना लेते हैं। एक वृत्त बना लिए, 2 ठे स्पर्श रेखा इसमें मार दिए। कह रहा है जीवा इसका एक ठे बनाना है, तो एक ठे जीवा बना लेते हैं वृत्त पर, ये रहा जीवा। ठीक, अब कह रहा है कि वृत्त पर 50 डिग्री का कोण अंतरित AB किसी जीवा
ए बी वाले किसी जीवा ए बी वाले वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री कोण अंतरित करता है तो ए बी के बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा, यानी यहाँ पे 50 डिग्री है तो यहाँ पे आप लोग का 130 डिग्री होगा, क्योंकि यह इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में जब आप 50 घटाइएगा तो आपका आएगा 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि वृत्त पर त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात, तो डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे इसका वर्ग कर देना है। 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25:49। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आप लोग का थीटा का मान दिया 30 डिग्री, तो थीटा बटे 360 और थीटा 360 पाई आर का मान दिया है 14 आर स्क्वायर। ठीक, अब इसको कटाएंगे हम लोग तो 12×3=60 हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 बार में इस 7 के टेबल से 2 बार में जाएगा और ये गया 6 बार में। अब इसका दिया 3, इसका दिया 11 और इसको जब गुना करिएगा आपका तो आएगा 114 करिएगा तो 154 आएगा और 154 को जब आप 3 से भाग दीजिएगा तो यह 51.33 के लगभग में आएगा। इसका थोड़ा सा आपको भागा करिएगा तब इसका आंसर निकल के आने वाला पॉइंट में आंसर आएगा। फिर बात आते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें वृत्त की परिधि का अनुपात दिया गया है, त्रिज्या का अनुपात बोल रहा है। तो देखिए यदि आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तब इसका वर्ग करना रहता है, लेकिन परिधि का अनुपात पूछेगा तो सेम टू सेम वही चीज़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 2:3। फिर आगे है आपका 6 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान बहुत सिंपल है। इसमें आप लोग को 6 कॉमन निकाल लेना है। 6 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। 6 × 1 करिएगा तो 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ए बराबर एक्स कॉस थीटा और बी बराबर वाई साइन थीटा, तो वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर करिएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसका आंसर वैसे आने वाला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप इसे मिला सकते हैं अपने घर पे। फिर उसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है और 60 डिग्री के कोण पर है, तो उसका वो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न की हल करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इस मीनार का पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर स्थित 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है और मीनार की ऊंचाई थी 15 मीटर दूरी, इसका आधार दिया गया है, इसकी ऊंचाई आप लोग को ज्ञात करना है। तो tan थीटा का यहाँ पे हम लोग उपयोग करेंगे। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर लंब का मान हम लोग x मान लेते हैं और बटे 15, तो 15 × √3 होगा 15√3। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 15√3। अब आपसे अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो देखिए छाया की लंबाई 1 मान लेते हैं हम लोग और उसकी √3 गुनी है, यानी 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 61वां प्रश्न है आप लोग का। 61 प्रश्न में कहा है द्विघात बहुपद के शून्यक दिया गया है 5, -3, तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो अभी जस्ट हमने बदलाया था, फॉर्मूला इसका होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ठीक, अल्फ़ा गुने बीटा x। ठीक, अब इसका फॉर्मूला पे हम लोग को बैठा लेना है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 3 प्लस -3 का तो आपका आएगा 2 इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा गुने बीटा, यानी कि इन 5, -3 को गुना करिएगा तो -15 आएगा, यानी आपका निकल के आएगा x² माइनस 2x माइनस 15। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है यदि बहुपद पी x² माइनस 9x प्लस x के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो 4/9 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आपको 4/9 को 4/9 लिख देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो यहाँ पे देखिएगा तो -b का मान दिया है 9, यानी कि 9 और -b है तो माइनस में रहेगा। ठीक, 9/a का मान दिया है 1, तो 9 से 9 गया आपका तेल लेने
बचा आपका 4, तो 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। तो इसमें सिंपल आपको जो अधिकतम घात, यहाँ पर अधिकतम घात 4 है और यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, तो 2 से 4 को भाग दीजिएगा तो आपको मालूम है 2 आने वाला है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2। अब उसके बाद आगे प्रश्न करते हैं हम लोग कि इतना और इतना के कितने हल होंगे। तो इसमें हम लोग को तुलना करना रहता है। x1 का मान 2 बटे x2 का मान 3 बराबर, फिर बराबर -3 बटे 1। तो ये दोनों ही जब पहला ही वाला बराबर नहीं होता है तब इसका मात्र एक हल होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। एक रैखिक समीकरण का लेखाचित्र प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या। प्रतिच्छेदी बोले तो ग्राफ ऐसे बना है जिसमें एक थे रेखा हमने इस तरह से गुजारा और एक थे रेखा इस तरह से गुजारा, यानी यह दोनों एक बिंदु पर आपस में मिल रहा है, यानी इसका केवल एक हल होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है कि रैखिक युग में इतना क्या है, तो इसमें भी हम लोग को तुलना करना पड़ेगा। तो 6/2 बराबर -3 बट्टा -1, यहाँ पे इसको हम कटा सकते हैं 3/1 में, और बराबर है 10/9, यह नहीं बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो A1/A2 बराबर है B1/B2 नहीं बराबर है C1/C2। इस स्थिति में यह विरोध करता है, जब अंतिम वाला विरोध करता है यानी यह पूरा विरोधी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिएगा बी विरोधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसमें यह जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसी को फॉर्मूला हमको लगाना रहता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे आपको लगा लेना है। फॉर्मूला लगा लिया हमने। अब अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो यहाँ -b का मान दिया है 1, कुछ नहीं दिया यानी 1 छुपा हुआ है, तो -1 और बट्टा a का मान आप लोग का दिया है 2, तो 2 लिख लिए, इसका स्क्वायर कर दिए। -2 इंटू अल्फा गुने बीटा का मान होता है c/a, c का मान दिया है -6 और a का मान दिया है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -6/2, तो यह 2 से 2 तो कट गया। और अब आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं आगे का। तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बट्टा आ जाएगा आपका 1/4, और माइनस में यहाँ पे बचा आप लोग का 6। ठीक, अब इसका हम लोग बटा का जोड़ करेंगे तो 4 एलसीएम में हो जाएगा। 4 के टेबल से 4 एक बार में आएगा तो 1 का 1 रहेगा, प्लस 6 चौके 24 होता है, और 24 प्लस 1 25 हो गया, यानी 25/4 इसका आएगा आंसर। देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 25/4। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है प्रश्न संख्या 68, जिसमें दिया है द्विघात बहुपद इतना के एक मूल -3 है तो p का मान ज्ञात करना है। एक मूल -3 अर्थात x का मान आप लोग को -3 दिया गया है, केवल p का मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो x की जगह पे -3 बैठा लीजिए। 2 इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 6 3 9 हो जाएगा, प्लस p इंटू -3 लिख देंगे और -3। ठीक, 9 दूनी 18 होगा, 18 -3p -3, 18 में से 3 गया, आ गया 15 -3p बराबर 0। अब इस 15 को हम लोग उस बराबर के उस साइड भेजेंगे तो -3p बराबर आएगा -15, और 3 के टेबल से 15 जाएगा 5 बार में, यानी p का मान आ गया 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि द्विघात बहुपद इतना के एक मूल -1/2 है तो दूसरा मूल आप लोग को ज्ञात करना है। तो अब इसका मूल ज्ञात करना होगा जिसमें समय लगेगा। इसका आंसर ऐसे बी आएगा, सी नंबर आएगा, इसको आप लोग घर पे निकाल सकते हैं। मूल निकालने का वही फॉर्मूला आप या तो द्विघात सूत्र लगा सकते हैं। द्विघात सूत्र में आपका होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac/2a, यह फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप इसका तोड़ सकते हैं इसको, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि द्विघात बहुपद इतना के मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति का मतलब आप लोग का होता है कि d बराबर आपका क्या आ रहा है। पहले d का मान हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो d का मान होता है आप लोग का b स्क्वायर -4ac, यही होता है मूल, यानी d बराबर।
अब यहाँ पे बी देखिएगा तो बी तो दिया ही नहीं है कुछ, तो 0 का स्क्वायर होगा -4, ए का मान दिया है 4 और सी का मान दिया है -1। ठीक, अब 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो 0 को हम लोग छोड़ देंगे और 4 जगह 16, 16 ये +16 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ देखिएगा तो डी 0 से बड़ा है, कि डी का मान 16 आया है और यह 0 से बड़ा है, उस स्थिति में मूल वास्तविक तो हैं लेकिन असमान है। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि देखिए d बराबर 0 आएगा तब यह मूल वास्तविक एवं समान आएंगे। अगर d 0 से छोटा आएगा तब मूल अवास्तविक आएगा, लेकिन d जब बड़ा आएगा 0 से तब मूल वास्तविक एवं असमान आते हैं। यह कॉन्सेप्ट आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 71वां प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 ऋणांतर 5 तो प्रथम पद क्या होगा। तो देखिए छठा पद का फॉर्मूला होता है आपका a+5d, ये आपका फॉर्मूला होता है और इसका मान दिया आप लोग 30, यानी a+5d बराबर 30। ए का मान नहीं पता हम लोग को +5, डी का मान अर्थात सार अंतर का मान दिया है 5, 5 बराबर 30। अब a +5 25 हो जाएगा बराबर 30। अब इस 25 को उधर भेजेंगे, 30 में से घटेगा तो 30 में से 25 घटेगा तो आएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 5। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद दिया गया है, इसका x का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसमें होता यह है कि यह जो बीच वाला पद है इसके बराबर होगा इन दोनों पदों का योग का जोड़, योग के बटे 2 मतलब औसत होता है। देखिए समझिएगा, यह जो बीच का पद है यानी 8x बराबर होता है, 8x बराबर होगा इन दोनों का जब आप जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा उसके, यानी कि 5x + 3 + 9x + 3 और बट्टे में 2, इस तरह से होता है। ठीक, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो यह गुना हो जाएगा, 16x हो जाएगा बराबर 5x + 9x, 9 5 14x हो जाएगा प्लस 3 3 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको इधर भेज देंगे हम लोग तो 16x - 14x बराबर 6, तो 16x - 14x हो जाएगा 2x बराबर 6। तो ये 2 को 6 से भागा देंगे तो आपका आएगा 3, यानी x का मान आपका 3 निकल के आ जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो देखिए समांतर श्रेणी का अर्थ होता है कि सब में एक निश्चित पद बढ़ेगा तो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए पहला में आप देखिएगा तो 3 बढ़ा, फिर 6 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, फिर 6 बढ़ गया, यानी ये एपी नहीं है। फिर दूसरा में आप देखिएगा कि एक पद बढ़ा, फिर एक पद बढ़ा, फिर एक पद बढ़ा, यानी कि यह एक एपी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए समांतर श्रेणी में पहला देखेंगे तो इसमें एकक पद बढ़ रहा है, 2 3 4 एकक पद बढ़ रहा है यानी एपी में है ये। दूसरा में देखेंगे तो 2 4 6 8 10 यानी 2 पद बढ़ रहा है, यह भी एपी में है। तीसरा देखेंगे तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर जब आ जाएगा समझ लीजिए यह एपी में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बात करें कि प्रथम n विषम संख्या का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n विषम संख्या का योगफल n स्क्वायर होता है, यह आप लोग को मालूम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। तो सबको को मालूम है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग आपके अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न 77वां नंबर प्रश्न 1 + tan स्क्वायर थीटा × sin स्क्वायर थीटा। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा और गुने में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा और गुने में साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है ही। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको गुना करेंगे 1 की जगह पे आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यह फॉर्मूला होता है आपका tan स्क्वायर थीटा का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगली बात करें हम लोग tan 45 का मान, तो सिंपल पूछा गया है 1 होता है। वही चीज़ आपको सेकेंड में पूछा गया है सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगला प्रश्न है आपका कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान वही होगा जो कॉस 60 डिग्री का मान होगा, यानी यह 0 आ जाएगा। अब कैसे आएगा आपको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए साइन
30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका वर्ग कर देंगे। और माइनस कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2, इसका भी वर्ग कर देंगे। तो 1/2 का वर्ग होगा 1/4, माइनस 1/2 का वर्ग होगा 1/4, 1/4 से 1/4 गया 0। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं वर्ग अंतरालों इतना की वर्गों की लंबाई। वर्गों की लंबाई मतलब कितना इन लोग में बढ़ोतरी हो रहा है। तो देखिएगा 3 और 7 हुआ तो इसमें 4 की बढ़ोतरी हुई। फिर 7 4 11, 11 4 15, यानी 4 4 यहाँ पे बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 उसका माप है। फिर यहाँ पूछा गया कि प्रथम n सम संख्या का माध्य क्या होगा। तो देखिए आप लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रथम n सम संख्या का प्रथम 10 यहाँ पे पूछा जा रहा है, लेकिन फार्मूला इसका होता है प्रथम n सम संख्या का मान होता है n+1। तो यहाँ 10 दिया गया है n का मान, यानी 10+1 11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित की माध्यिका क्या है। तो देखिए माध्यिका में आप लोगों को सिंपली बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेना रहता है, और बीच का जो मान आता है वही माध्यिका होता है। तो यहाँ पे हम लोग सजा लेते हैं बढ़ते या घटते क्रम में। सबसे छोटे यहाँ पे 3 है, 3 के बाद फिर आपका 4 तो यहाँ पे नहीं है, फिर 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद हम लोग बात करें 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद बात करें तो 11 नहीं है 12 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी हो गया। अब देखेंगे दोनों साइड से बराबर हम लोग छाट लेंगे, तो इधर से 4 और इधर से 4 छाटते हैं तो बीच में 7 और 8 बचा है, 2 अंक आता है। तो बीच में जब 2 अंक आता है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना रहता है, यानी कि 8 और 7 को 2 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 2 से भागा देंगे तो 7.5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 7.5। फिर आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित का बहुलक, बहुलक मतलब जिसका सबसे ज़्यादा बार लक साथ दिया है। तो यहाँ देखिएगा तो 8 का सबसे ज़्यादा बार लक साथ दिया है, 1 2 और 3, 3 बार दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है कि यदि प्रायिकता PE बराबर 0.05 है तो PE डैश का मान क्या करें। तो देखिए आप लोग को मालूम होना चाहिए कि PE और प्लस PE डैश का मान होता है 1, ठीक। तो PE का मान दिया है 0.05, और प्लस PE डैश का मान हम लोग को ज्ञात करना है बराबर 1। तो 1 से 0.05 को घटाइएगा तो आपका 0.95 आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपको मालूम होना चाहिए किसी भी घटना का अधिकतम मान होता है 1, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो यहाँ पे 2.5 है, यानी यह 1 से ज़्यादा है, तो यह आपका प्रायिकता नहीं हो सकता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है कि अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में यादृच्छा एक पत्ता निकाला गया, तो इसमें काले रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए काले रंग के बादशाह के बारे में बात करें तो यह काले रंग का बादशाह 2 ठे हो सकता है। एक तो आपका ईटा का हो सकता है और एक काले पान का हो सकता है, यानी 2/52, इसको काटिएगा तो 1/26 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले बात करते हैं हम लोग प्रश्न की कि एक वर्ष की एक महीना में यादृच्छा चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो मार्च या जुलाई यानी कि 2 महीना के बारे में बात किया जा रहा है, और एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, तो 2 को 12 से भाग दीजिएगा तो 1/6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एक पासे में 1 या 5 आने की प्रायिकता। तो 1 या 5 दो संख्या दिया गया है, और एक पासे में कुल 6 संख्या होता है, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं कि एक पासे में 2 और 6 के बीच संख्या प्राप्त करने। तो 2 और 6 के बीच हम बात करें तो 2 और 6 के बीच आएगा 3 4 5, यानी 3 संख्या आएंगी 3 बट्टा, और एक पासे में कुल 6 संख्या होती है 3/6, तो यह कटेगा तो आएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो काउंटडाउन शुरू कर दीजिए आप लोग। चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की ओर। पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है। मूल वास्तविक एवं समान बोले तो आपका डी बराबर हो जाएगा 0, हम पहले ही आपको बतला है। तो डी का फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर -4ac, ठीक। यहाँ पे बी का मान दिया है -2, यानी -2 का स्क्वायर, -4a का मान दिया है p, और c का मान दिया है आपका 3 बराबर 0। -2 का स्क्वायर होगा 4, -4 12p बराबर 0। इस 4 को हम लोग उस साइड भेजेंगे तो -12p बराबर -4। अब p
बराबर -4 और बट्टे में -12, यानी p बराबर 1/3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 92 नंबर प्रश्न है कि px का एक शून्यक -4 है, तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब px का माइनस यहाँ पे माइनस दिया है तब आपका क्वेश्चन प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा x + 4 होगा, क्योंकि देखिए x + 4 बराबर 0 रखिएगा और इस 4 को जब 0 के बराबर के उस साइड भेजिएगा तब ये माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर -4 हो जाएगा। और यही आपका क्वेश्चन में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि द्विघात बहुपद इतना कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों का गुणनफल होता है आपका c/a। c/a बोले तो c का मान दिया है -4 बट्टे a का मान कुछ नहीं दिया है तो 1 होगा, यानी -4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की हम बात करें कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए पहला हम लोग बात कर रहे हैं कि ए हम पहले ही बता दिए हैं कि रूट में कभी भी x नहीं होता है, तो यह नहीं होगा। दूसरा हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर सी का, तो ये देखिए यहाँ पे x² पहले से है और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ भी x² होगा और x² कट जाएगा, यानी यह भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो बट्टा में x है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, तब जाके ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए पहिलका में हम लोग बात करें तो यह द्विघात बहु समीकरण होगा, क्योंकि x³ यहाँ भी निकलेगा, x³ यहाँ भी निकलेगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। लेकिन यहाँ देखिएगा तो x कभी भी बट्टा में नहीं रहना चाहिए, हम हर बार कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करें। विवेचक मतलब डी ही होता है, तो डी बराबर होता है b² - 4ac। b का मान दिया -4, -4 का स्क्वायर करिएगा तो 16, -4 की जगह पे 4 लिखेंगे। a का मान दिया है 2 और c का मान दिया है 3। ठीक, 16 - 4 दूनी 8, 8 16 24, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -8। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो -8 आपका आ जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन x बराबर 5 का के एक लेखा चित्र पर है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा x का मान 5 रहना चाहिए, तो पहला में भी x का मान 5 है, दूसरा में भी x का मान 5 है और तीसरा में भी x का मान 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है 98 नंबर क्वेश्चन कि यदि p+1 3p+1 6p+1 श्रेणी में है तो p का मान ज्ञात करना है। तो पहले भी जिस क्वेश्चन को हम लोग बनाए उसी तरह से बनाना है, जिसमें बीच वाला के बराबर इन दोनों का औसत होता है, यानी कि 3p+1 बराबर होगा आपका p+1 + 6p-1/2। ठीक, अब यह 2 से गुना होने वाला है तो आपका हो जाएगा 3 3 6p + 2 बराबर यह p और 6, 1p + 6p हो जाएगा 7p और यह एक तो चल गया। ठीक, अब यह जो 6p है इसको इधर लेके आएंगे हम लोग, माइनस हो जाएगा यह, तो 2 बराबर हो जाएगा आपका p, तो p का मान 2 आना चाहिए और जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समांतर श्रेणी इतना का सार व अंतर ज्ञात करें। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे √2 बढ़ रहा है, यहाँ 1 है √2, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी एक √2 बढ़ते जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अब आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है और जो कि आपका आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन भी है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है। तो कौन सा पद शून्य है बोले तो आपको an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो a का मान दिया है 21 + n-1, d का मान देखिएगा तो इसमें आप लोग का -3 आने वाला है, d का मान बराबर 0, n-1 -3, और यह जो 21 है इसको बराबर के उधर भेजिएगा तो -21 हो जाएगा। 3 के टेबल से 21 जाएगा 7 बार में, n-1 बराबर 7। अब -1 को उधर भेजिएगा तो आ जाएगा +1, तो 7 + 1 हो जाएगा 8, n का मान आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हमने आपको क्लियर करवा दिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं कि आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जैसा कि पहले ही बतला दिए थे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने वाले हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत लंबा चल गया है। सब्जेक्टिव का हम देख सकते हैं, आप क्वेश्चन हम रेडी रखे थे, सारा सॉल्यूशन भी था, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण कल के वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए एक लाइक केवल आप दे दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
जल्द ही 2025 के हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस शुरू होने वाला है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल से मत जुड़ना भूलिएगा, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल में ही, तो जुड़ना ना भूलिएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों पास जरूर शेयर करिएगा जो आपके साथ क्लास 10th में अध्ययन कर रहे हैं इस बार, या क्लास 10th में अध्ययन कर चुके हैं। बिहार बोर्ड से जुड़े सभी तमाम अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।